कार्यक्रम को एक जानकारी देना चाहूँगा। अपने बीच में जिन्हें हरित ऋषि भी कहते हैं, श्रीमान विजय पाल बघेल जी हैं। आप पर्यावरणविद हैं और एक्सपर्टीज आपकी जो है पर्यावरण के ऊपर है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी के द्वारा भी आप सम्मानित हैं। आपका इस संगोष्ठी में स्वागत है। अभी जैसा सबके भाव और भावनाएं जो है व्यक्त की, बहुत अच्छा रहा। हम अपनी जानकारी और अपनी जो भी हमारी एक्सपर्टीज है उसको हम एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, और इसको और भी जीवन बनाने के लिए मैं अब श्रीमान डीपी गोयल जी से अनुरोध करूंगा। आप हैं एक हमारी एमएसएमई कमेटी जो है उसके चेयरमैन है एक ऑस्ट्रिया के, तो मैं उनसे डीपी गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना आके हमारा अपने विचार रखें इसमें। ये बाबा बालाग्राम जन सेवा सोसाइटी की सेक्रेटरी हैं, जो डॉक्टर एस.पी. कुमार को आपके ऊपर एक जोरदार आलोचना है। श्री तीरंदाज जी, आप श्री आचार्य जी को ये इंडियन माइक्रो धन्यवाद। हमारे प्रार्थना पर श्री दिनेश गौर जी कराते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा हमारे स्टेट पर है वो एडिशनल लेबर कमीशन रहे हैं दिल्ली सरकार के, और बड़े ही सामाजिक कार्यकर्ता है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा तो मंच पर है। श्री आचार्य जी, श्री सलीम जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव प्लस ऑडियंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। I represent ICOSMIA as the chairman of MSME committee. I am in touch with various small scale manufacturers, micro and small industries in North India. So I would like to highlight some of the problems that people are facing, which can be solved by the government without any grant, without any subsidy, by taking small actions which can make the things easy for the small scale sector or the micro sector to operate, perform and become a world class identity. जैसे सारंगी जी ने अपने एड्रेस में भी बोला कि गांव के पेशाब से, मूत्र से
अगर उसको यूटिलाइज करके खाद बनाई जाए तो उसका क्या उपयोग हो सकता है। मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोविड-19 के दौरान बता रहा हूँ। हमने एक विलेज को अडॉप्ट किया और विलेज मुजारा विलेज ऑफ माई फोर फादर्स। उस गांव में मंदिर के अंदर एक जमीन पड़ी थी 2-2.5 एकड़ की, जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे। आम के पेड़ थे, अमरूद के थे, 15-20 साल पुराने थे, जो फल नहीं देते थे। हमने बीड़ा उठाया कि इन सारे पेड़ों को हम निकलवा करके और यहाँ फ्रेश फ्रूट के पेड़ लगा देते। उस जगह में हमने 101 पेड़ पतंजलि योगपीठ से हाईब्रिड ट्रीज प्लांट्स हमने वहाँ से मंगाए। वहाँ से पेड़ उभर रहा है जेसीबी के द्वारा, फिर ट्रैक्टर से जमीन को क्लीन कराया, उसमें खाद डाल के उसको तैयार कराया और 101 पेड़ हमने वहाँ लगाए। गांव के लोगों में इतना एंथुसियाज्म था कि पंचायत के लोगों ने कहा कि इन पेड़ों की देख रेख हम करेंगे। मैंने कहा जी पेड़ मैं लगा देता हूँ आपके लिए, लेकिन इस पेड़ों की देखभाल आपको करनी पड़ेगी और आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि 101 पेड़ में से एक भी पेड़ मर देना। So it is very important. Plantation is important, but upkeep of the plants is also very important. Then we made a pledge कि इस गांव में करीबन कोई 800-900 घर के करीब हैं। हम हर घर को एक फ्रूट का पेड़ फ्री देंगे। उस गांव के लोगों की लिस्ट बनवाई। 180 लोगों के पास जमीन थी अवेलेबल अपने घर के अंदर, जहां वो पेड़ लगा सकते थे फलों का। उनको हमने फलों का पेड़ दिया तो 180 घरों में 180 फल के पेड़ लगे। वो आम के थे, अमरूद के थे, आंवले के थे, जामुन के थे। जिसने जो पेड़ पसंद किया उसने वो पेड़ दिया। उसके बाद हमें आइडिया आया कि क्यों ना गांव के स्कूल में फ्रूट का पेड़ लगाया। गांव के फ्रूट के प्रिंसिपल से बात करके हमने कहा हम 50 पेड़ आपको यहाँ देना चाहते हैं, फ्रूट्स के, जनरल पेड़ नहीं। वो लिस्ट तैयार हो रही है। जितने बच्चे स्कूल के होंगे उन बच्चों से हम कहेंगे कि ये पेड़ तुम्हारे को बिलोंग करता है, जब तक तुम स्कूल में हो इस पेड़ की परवरिश तुमने करनी, तुम्हारा नाम उस पेड़ के पीछे लगाया जाए। इस कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि पूरे गांव में इस तरीके की हलचल मच गई यार ये तो इस गांव का नाम ही दे दो कि फलों का गांव खुला। तो इस गांव के इस अभियान से जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई, जो स्लोगन में लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट द ट्रीज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड फॉर फ्यूचर, तो इसको हमने कार्यान्वित किया। इसको करने के बाद गांव के किसानों को हमने इकट्ठा किया जो गांव के पेशाब की बात करते हैं। हमने नाम दिया मेरा खेत मेरी खाद। हम गांव में किसानों को कृत्रिम खाद क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास खाद बनाने का कोई साधन नहीं है, उनको खाद बनाने के तरीके के बारे में पता नहीं है। गांव में अगर भैंस का और गाय का गोबर एक जमीन है किसी किसान के पास, मैंने कहा 10% जमीन रिजर्व कर दो फॉर प्रोड्यूसिंग मैन्योर, खाद बनाने के लिए। उसमें मिट्टी में गोबर मिलाया, गोबर में केंचुए उनको हम देंगे। केंचुआ एक ऐसा एक जानवर है कि जो जितना खाता है 1 ग्राम खाता है तो 1 ग्राम निकालता है। वो जो 1 ग्राम निकालता है वो ऑर्गेनिक खाद का काम करती है। और अगर उसके अंदर गाय का पेशाब मिला दिया है तो पेस्टिसाइड लगाने की जरूरत है। वो आपका ऐसे मैन्योर जो बनेगा, जो खाद जो बनेगी, उस खाद की प्रोडक्टिविटी 2 से 3 टाइम्स हो जाती है। तो गांव में ऑर्गेनिक खेती का प्रोग्राम बनाया गया जिसमें पैसे का कोई खर्चा नहीं है। गाय का गोबर, भैंस का गोबर गांव में फैलता फिरता है। गाय का पेशाब वहाँ गौशाला से इकट्ठा करके हमने कहा इसमें आप डालो और डाल के किसान अपनी खाद खुद बनाएगा और अपनी यील्ड खुद पैदा करेगा। वो साल में सिर्फ खेती करते हैं ज्वार की या गेहूं की या भिंडी की। हमने एग्रो साइंटिस्ट से बात की, पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से हमने बात की, हरियाणा एग्रीकल्चर का जो ऑफिस है सोनीपत से, उनसे हम कोलैबोरेट करके करते हैं कि किसान को जो आप एक किसान कार्ड देते हो, जो सॉइल कार्ड देते हो, तो किसान उन तक पहुँचता नहीं है, सॉइल की टेस्टिंग कराता नहीं है। कहता है जी कौन बाबर है, वो हमें 2 दिन बाद हमें को कहते हैं, 4 दिन बाद हमें को कहते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइज करने की उनका कैंप गाँव में लगा के जाए, सब किसानों की मिट्टी वहाँ पे आए, वहीं पे वो उनको टेस्ट करें, सर्टिफिकेट इशू करें, ताकि किसानों को एक कन्वीनियंस इस काम में मिल जाए। ये होती आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात जो हम कर रहे हैं इस दौरान में, जो बहुत प्रैक्टिकल रूप दे चुकी है और जिसको हमने आसपास के गाँव में भी फैलाना है। दिस इज फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन, सर्विस ऑफ द
पेड़ों को कैसे किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है उसके बारे में। अब मैं आता हूँ अपनी माइक्रो इंडस्ट्री के बारे में। मेरा मंत्री जी से निवेदन है, मैंने श्री पीयूष गोयल के सामने भी ये विचार रखा था अभी जब BIS की मीटिंग हुई थी 2 हफ्ते पहले। तो BIS के डायरेक्टर जनरल श्री प्रमोद कुमार तिवारी वहाँ पर थे। तो मैंने कहा कि भारत के जो इंडस्ट्री वाले हैं इनको आप वर्ल्ड क्लास कैसे बनाना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि जो स्पेसिफिकेशन है हमारे पास 20,000 स्पेसिफिकेशन है, वो स्पेसिफिकेशन लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट में एक कंसिस्टेंसी नहीं आती है, उनकी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी कम रहती है। तो मैंने कहा जो आपने ये सारे जो स्पेसिफिकेशन बनाई है, क्या इसको हम लोग समझ सकते हैं? आप BIS की स्पेसिफिकेशन उठा के देख लीजिए, वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें इतने क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं कि एक BIS को पढ़ने के लिए मुझे दूसरा खरीदना पड़ेगा, दूसरे को पढ़ने के लिए तीसरा खरीदना पड़ेगा। एक सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में वो स्पेसिफिकेशन नहीं होती। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी स्पेसिफिकेशन इस तरीके की बनाइए जिसको कि एक आम आदमी पढ़ करके समझ सके और वो ये समझे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और इसको किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि BIS और MSME के जो ऑफिस है, इनके ऑफिसर्स इंडस्ट्री क्लस्टर में जाएँ। सपोज बहादुरपुर का इंडस्ट्री एरिया है, इसमें करीबन 250 से ज़्यादा फुटवेयर इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है। उन छोटी छोटी इंडस्ट्री को बताया जाए कि आप जिस तरीके की इंडस्ट्री को स्टडी किया जाए कि आप किस तरीके से अपना फुटवेयर का सामान बनाते हो और इस प्रोसेस को ऐसे ना करके ऐसे करोगे तो आपको क्या लाभ होगा। आपकी क्वालिटी ठीक बनेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये एग्रीड ऑन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है कि BIS की स्पेसिफिकेशन को सिम्प्लीफाई किया जाए, उनको लोगों को समझने के लायक, क्योंकि माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री में 4 6 8 लोग काम करते हैं, वहाँ हम टेक्निकली क्वालिफाइड आदमी नहीं अपॉइंट कर सकते जो उन स्पेसिफिकेशन को पढ़े और पढ़ के उसका मीनिंग समझे। तो मेक इट यूजर फ्रेंडली so that any small industry can study it and adopt it। तीसरी चीज आती है लैब से कि कोई भी प्रोडक्ट हम अगर टेस्ट करने जाते हैं, मैं अगर एक इंजीनियरिंग आइटम का एक उदाहरण आपको दूंगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में कोई कमर्शियल बिल्डिंग है जो 500 गज की बिल्डिंग बनती है 4 मंजिली, उसमें ट्रांसफार्मर लगता है। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कहाँ होती है? 1960 में CPRI भोपाल और CPRI बेंगलौर, पावर मिनिस्ट्री ने 2 लैब बनाई थी 1960। 1974 में एक तीसरी लैब आई जिसका नाम था ERDA, इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट वाज इन बड़ौदा in 1974। 1960 में 2 लैब, 1974 में 1 लैब, आज 2021 में पूरे हिंदुस्तान में केवल 3 लैब हैं ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए। अब बताइए कोई आदमी अगर गुवाहाटी में एक ट्रांसफार्मर बनाता है तो वो अपने ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजेगा, कितना उसका पैसा खर्च हुआ, कितना उसका टाइम लगेगा। और एक ट्रांसफार्मर में कम से कम 20 रेटिंग होती है, 100 kVA, 160 kVA, 200 kVA, 250 kVA, 500 kVA, 1000 kVA। एक टेस्टिंग का चार्ज 4 लाख रुपया है, तो 20 टेस्टिंग का चार्ज 80 लाख रुपया हो गया। कौन सी माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री 80 लाख रुपया टेस्टिंग पे खर्च कर सकती है? 759 ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स आर रजिस्टर्ड विद BIS Delhi। Now 759 into 20 ratings, that comes to close to 16,000 ratings। और ये मैं खाली ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, इसके बाद ST स्विच गियर, LT स्विच गियर, एयर सर्किट ब्रेकर्स, मोल्डिंग के सर्किट ब्रेकर्स, MCBs जो बड़ी छोटी सी आइटम है, उसका भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। वो भी CPRI भोपाल में या CPRI बेंगलौर में या नोएडा में होता है। तो 1960 से लेके आज कितनी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो गई है, और केवल 3 लैब पूरी कंट्री में। छोटी छोटी लैब तो बहुत जगह हैं पर उसमें सारे टेस्ट नहीं होते। अगर मैं 1250 kVA की बात करूँ
तो केवल 2 लैब है, एडा में भी वो टेस्ट नहीं होता। तो श्री पीयूष गोयल को मैंने जब ये बात कही तो उन्होंने पॉइंट को नोट किया कि ये टेस्ट लैब क्यों नहीं हर स्टेट में हम एक बना सकते, क्यों नहीं हम किसी प्राइवेट एजेंसी को, फॉरेन एजेंसी को सर्टिफिकेट ये दे सकते हैं, एक एसोसिएशन बना करके कि भाई आप टेस्ट लैब यहाँ बनाओ और लोगों से पैसे चार्ज करो। 3-3 महीने 4-4 महीने का वेटिंग पीरियड एक टेस्ट लैब के लिए, तो हम अपने देश को आत्मनिर्भर और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट कैसे बना के देंगे अगर हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, स्पेसिफिकेशन की सुविधा नहीं है। हाउ कैन वी मेक दिस थिंग्स? सो दिस इज द पॉइंट। माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए मैंने उनसे कहा कि 75% से 80% इनको रिबेट मिलनी चाहिए टेस्ट चार्जेस पे। एक टेस्ट एक ट्रांसफॉर्मर फेल हो जाए तो 4 लाख रुपये दोबारा लगेंगे, 3 महीने का टाइम दोबारा लगेगा। ट्रांसफॉर्मर में 202 की स्पेसिफिकेशन थी, वो रिवाइज होकर 1180 लेवल 1 आ गया, फिर लेवल 2 आ गया, फिर लेवल 3 आ गया इन स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। नाउ लेवल 2 की टेस्टिंग के 20 इंटू 4 लाख 80 लाख, लेवल 3 की टेस्टिंग के लिए फिर 80 लाख। तो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री तो काम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब आप या तो फॉरेन कंपनी को बढ़ावा देते हैं या बड़ी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हैं ये चीजें बनाने के लिए। बिना इसके टेस्ट सर्टिफिकेट के आप गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर ले ही नहीं सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट को इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि कितना जल्दी हम ये टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं ताकि हमारी इंडस्ट्री एक सुचारू रूप से, बढ़िया रूप से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना करके दे सके। इन दिनों एक पॉइंट और बहुत सर्कुलेशन में रहा, वो ये है कि CRC की शीट जो एक वेल्डर इस्तेमाल करता है, जो एक छोटी से छोटी इंडस्ट्री है जिसमें शीट वर्क तो होता ही, मेटल वर्क तो होता ही। 39 रुपये किलो शीट थी ये फरवरी 2020 में। आज इस शीट की कीमत है 67 रुपीज पर केजी। कॉपर का रेट 450 रुपये केजी था, जो 800 रुपये केजी हो गया। कॉपर से आपकी बिजली की तारें बनती हैं, आपकी केबल्स बनती हैं, आपकी बसबारें बनती हैं। कॉपर आपका बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इतना डबल से ज़्यादा प्राइस होने के बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती। एक छोटी इंडस्ट्री वाला क्या करे, क्या चीज़ बनाए, किस तरह से वो आगे बेचे, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बना करके अपने बाल बच्चों का पेट पाले। मैंने ये शीट सप्लायर से बात करी कि क्या रीज़न है कि शीट हमें 67 रुपीज़ के भाव में भी मिलती नहीं है। वो ये कहते हैं चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शीट इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव बैन्ड चाइना एंड दे डू नॉट इम्पोर्ट शीट फ्रॉम दैट कंट्री। अब भारत को एक्सपोर्ट करने का मौका मिल गया। भारत के पास एक्सपोर्ट के बहुत ऑर्डर आ गए। लिमिटेड प्रोडक्शन है, जितनी हमारी फैक्ट्रियां बनाती हैं, चाहे वो टाटा की हो, बोकारो में हो, सेल हो, इनकी लिमिटेड कैपेसिटी है। इनके पास जब एक्सपोर्टर आगे बोलता है कि साहब मेरे को आप बाजार में 40 रुपये किलो बेचते हो, मुझे आप 50 रुपये किलो दे दो, ये 1 महीने का पूरा पैसा एडवांस कर दो, तो 100% प्रोडक्शन बाहर एक्सपोर्ट हो गई। जो चाइना से इम्पोर्ट होती है शीट, कारे वाले बनाने के लिए, स्कूटर बनाने के लिए और चीज़ें बनाने के लिए बंद हो गई, शीट की शॉर्टेज हो गई। अब हम एक्सपोर्ट अर्निंग तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि भाई आप 50% एक्सपोर्ट करो, 50% कम से कम लोकल मार्केट में करो? आपकी इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी? सो गवर्नमेंट को इसके ऊपर मैं चाहता था कि गवर्नमेंट का इस पर ध्यान दें। इसके बाद मैंने श्री पीयूष गोयल जी को आज से 3 हफ्ते पहले जब DIS में सेमिनार चल रहा था, एंड ही एक्नॉलेज्ड, अपने उन्होंने कंक्लूडिंग सेशन में जो रिमार्क्स दिए, ही मेंशन माय नेम आल्सो कि दीज पॉइंट्स आर वेरी वेल टेकन एंड वी शुड कंसीडर दीज पॉइंट्स। टेस्ट लैब का एक पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा कि देयर शुड बी नेशनल पॉलिसी फॉर व्हाटएवर वी डू इन द कंट्री। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, दे आर नॉट डिफरेंट कंट्रीज, दे आर डिफरेंट स्टेट्स एंड स्टेट्स ऑफ द sovereign republic of India. Now why should be a separate law for Haryana and separate for Delhi? हरियाणा में लेटेस्ट रूल आया है कि आपको 75% वर्कर्स below 50,000 have to be from Haryana state only, not the domicile. Now tell me, what is the total population of Haryana?
उस टोटल पॉपुलेशन में कितने यंग आदमी हैं जिनको जॉब चाहिए, उन यंग आदमी से कितने क्या क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, बीए हैं, एमबीए हैं, उनकी आप लिस्ट बनाइए। पता लगेगा कि 100 आदमी को अवेलेबल हैं और 1 लाख जॉब हम ये फॉरेन जितने भी आईटी सेक्टर है या फैक्ट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ दी फैक्ट्रीज आ रही हैं हरियाणा, बिग फैक्ट्रीज। अगर उन फैक्ट्रीज को हरियाणा का आदमी अपॉइंट करना पड़ गया जो अवेलेबल ही नहीं है, तो इंडस्ट्री का क्या होगा? यहाँ से बहुत सारी जो आईटी सेक्टर इंडस्ट्री है जिनका प्लांट एंड मशीनरी, जिनको खाली ऑफिस बिठाना है, यहाँ नहीं बिठाया तो कौन बिठाती है? मोस्ट ऑफ दी आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम हरियाणा टू नोएडा। एक देश है, मैं फैक्ट्री यहाँ चला रहा हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री कैसे लोग जाऊँ? 300 वर्कर अगर मेरे पास हैं तो 250 वर्कर हरियाणा के होने चाहिए, चाहे वो क्वालिफाइड हो या ना हो। तो मैं अपनी फैक्ट्री को कैसे एक्सपेक्ट करूँ? वो लोग आएंगे, चाय पिएंगे, बिजली पिएंगे, बैठ जाएंगे, बोले हम तो काम नहीं करते। तुम निकाल के दिखा दो मेरे को। इस रिजर्वेशन पॉलिसी ने इस देश को बर्बाद किया। ना वाई शुड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा अनाउंस दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, और उन्होंने उसको अपने एजुकेशन पास करा लिया, गवर्नमेंट ने पढ़ा पास कर। वन कंट्री वन लॉ, अभी अनाउंसमेंट है कि 2 रुपए यूनिट एमएसएमई को बिजली दी जाएगी सरकार। बाकी लोगों का क्या हाल होगा? बाकी एमएसएमई नहीं है। वाई देयर कांट बी वन डायरेक्टेड इन द एंटायर कंट्री? माइक्रो इंडस्ट्रीज को हमने 3 लाख करोड़ की ग्रांट गवर्नमेंट ने दी। एक भी मेरे को पॉइंट बता दो, 1 रुपया भी माइक्रो इंडस्ट्री पर, जिसके यहाँ 5-6 वर्कर्स हैं, 1 रुपया भी किसी माइक्रो इंडस्ट्री को फायदा हुआ? अगर गवर्नमेंट ये कर देती कि भाई कोविड के दौरान में माइक्रो इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्री को हम बिजली की दर में 50% की कटौती करते हैं, एवरीबडी वुड हैव बीन। गवर्नमेंट की प्रोडक्शन बढ़ जाती, उसका रेवेन्यू बढ़ जाता, प्रोडक्शन से जीएसटी आगे बढ़ जाता आता, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती, इनकम टैक्स बढ़ जाता आता। लेकिन उसके बदले माइक्रो इंडस्ट्री को कुछ नहीं। एक और बहुत बढ़िया लॉ है हमारे देश में कि एक ट्रक पे हमने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो है जनरली 800 सूट की बहुत होती है। मैं ट्रांसफॉर्मर की बात नहीं करता हूँ, ST 33 kV जिसकी हाइट 10 फुट होती है। ट्रांसफॉर्मर 2000 kV करूँ तो उसकी चौड़ाई 10 फुट होती है। अगर वो ट्रांसपोर्टर, मैंने वो ट्रांसफॉर्मर एक ट्रक में लोड किया और मुझे वो बेंगलोर से दिल्ली मंगाना है जिसमें 6 स्टेट क्रॉस करके आता है, तो हर स्टेट में चौड़ाई का चालान है और हाइट का चालान है। चौड़ाई का चालान 20,000, हाइट का चालान 20,000, 40,000 पर स्टेट। दूसरी स्टेट में 12,500 में चालान चौड़ाई का है, 12,500 हाइट का है, 25,000 प्लस 18% GST। 6 स्टेट से मटेरियल मेरी फैक्ट्री में आ जाते 1,80,000 रुपये का चालान है प्लस GST। किराया वहां से यहाँ आने का 60,000, 60,000 पे 1,80,000 चालान। चालान किसका होता है? जो ऑफेंडर होता है। तो एम आई ए ऑफेंडर टू मेक ए प्रोडक्ट? आपने तो मुझे दोषी करार दे दिया एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट से मेरी निवेदन है कि पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि एनी स्टेट विद द ट्रक मूव्स, सिंगल आइटम, सिंगल प्रोडक्ट कैन नॉट बी चालान फॉर हाइट एंड वेट। जो भी कैरिंग व्हीकल है उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि वो रात को मूव करेगी, दिन में मूव नहीं करेगी, शहर के अंदर मूव नहीं करेगी, शहर के बाहर मूव करेगी, एग्री। लेकिन हाउ कैन यू मेक मी ए कल्प्रिट और ए ऑफेंडर फॉर मेकिंग ए प्रोडक्ट? हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? किस तरह से हम इसको आत्मनिर्भर बनाएंगे या वर्ल्ड क्लास बनाएंगे? जब मेरा मॉरल डाउन हो जाता है, जब मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, मुझे पता है कि अब मेरा तो चलान होने वाला है, क्योंकि मेरे पास 75% हरियाणा के वर्कर नहीं है। मैं इंडस्ट्री को निकाल के कहाँ लेके जाऊँ? मशीनरी शिफ्ट नहीं हो सकती, लोग शिफ्ट नहीं हो सकती, बैंक शिफ्ट नहीं हो सकती। मेरे एम्प्लॉय जो बाकी काम कर रहे हैं 20 साल से, क्या मैं उनको रिटर्न कर दूँ? तो ये इंडस्ट्री की जो समस्या है, गवर्नमेंट हैज टू मेक ए नेशनल पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी रूल्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, so that we feel that we are living in one country, not in different countries. There may be different states, but the sovereign republic is only one.
बहुत सारे पॉइंट हैं, सारे पॉइंट डिस्कस नहीं हो सकते, आई कैन डिस्कस। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने पीयूष गोयल जी के सामने भी रखा था, नितिन गडकरी जी भी कहा था कि वेदर इट इज AIMO और ICOSMIA और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FICCI और CIA, we have talent, we have experience, we deliberate certain points in our associations and we frame out a letter, we write to the ministry. Okay, these are our difficulties, these are the solutions, we provide the solutions also. क्या हमारा कोई लेटर आज तक एक्नॉलेज हुआ? क्या उस लेटर का कभी आज तक जवाब आया? मैंने FICCI को पूछने का नहीं, मैंने CIA को पूछने का नहीं, PhD को पूछने का नहीं। तो हम जो चिट्ठियाँ लिखते हैं, जो डेलीब्रेट करते हैं, जो इतना सोच समझ के अपने कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, वो पॉइंट्स गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, वी आर नॉट अवेयर। अगर कोई ऑथराइज पर्सन गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे कि जितने भी लेटर्स आते हैं दे शुड टेक नोटिस एंड वी शुड बी टोल्ड कि इसके ऊपर क्या एक्शन होने वाला है, क्या होगा। हो सकता है हम सारा गलत, हमको बता दो भैया आप गलत हो, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हमने जो लिख दिया तो लिख दिया, हो गया नहीं हो गया नहीं हो गया। सो देयर हैज टू बी ए रिस्पॉन्स टू अवर लेटर्स। सलीम साहब और सारंगी साहब कुछ करना चाहें तो मैं चाहूँगा कि जब हमारा कम्युनिकेशन थ्रू हो जाएगा तो इस देश में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, इंडस्ट्री को बहुत सहारा मिलेगा। मैं सब्सिडी ग्रांट ये गवर्नमेंट ने जो देंगी जिसको दी है दे नहीं चाहिए। प्लीज अलाउ अस टू वर्क, प्लीज अलाउ अस टू ऑपरेट एंड वी कैन टेक दिस कंट्री फ्रॉम हियर टू हियर। दिस इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत